हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, जो कि आपका एसएसटी का क्लास 6 का चैप्टर 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेडागोजीज के भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपके कंटेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तो और मैं इन सब का शॉर्ट नोट्स जो है मैं ऑलरेडी अपने क्लासेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ पे आपको कंटेंट प्लस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने जाके देखा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उससे वॉच कीजिएगा और प्लीज़ आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं कि भारतीय सभ्यता, ठीक है। भारतीय सभ्यता आप लोग को सभी पता है कि हम भारतीय हैं, हमारे भारत की कुछ सभ्यता है, ठीक है। तो वो सभ्यता जो है, जो कि हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, हाँ, वो सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। सभ्यता क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, या उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी, ठीक है। तो ये सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सीटेट के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। और हमारे मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके डीपली क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सबसे प्राचीन सभ्यता सबसे पहले कौन सी है? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। वास्तव में कई मायने में एक अनूठी सभ्यता थी। एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था, जहाँ धनवान और गरीब लोगों के बीच में बहुत अंतर नहीं है। संक्षेप में कहा जाए तो हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई पड़ते थे। हड़प्पा के टाइम जो था वो कैसा टाइम था? उस समय जो लोग अमीर थे और जो लोग गरीब थे उनके बीच में बहुत अंतर नहीं था, बल्कि कोई शोषण ही नहीं था। लोग एक साथ मिल के सामंजस्य बना के खुशी से रहते थे। ये कब की बात है? आपके प्राचीन सभ्यता जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा के टाइम की, ठीक है। ये देखिए आपका धौलावीरा का किला है, ये आपका उत्तरी प्रवेश द्वार है, यहाँ जहाँ से लोगों का आना जाना था, उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार। चलिए देखते हैं सभ्यता क्या है। हमने देखा है कि मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, कैसे कैसे कुछ तकनीकें हुई, भवन बनना शुरू हो गया, हाँ, धातु के बारे में उसका विकास हुआ और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। तो ये हमारा सभ्यता यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्टार्ट कर दिए, भवन बनना शुरू हो गया, धातुओं के बारे में उनका विकास हुआ, उनका विकास जागृत हुआ और सभ्यता बनना शुरू हो गया। आखिर सभ्यता है क्या? इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया गया है और इसे स्पष्ट किया गया है कि यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं क्या होनी चाहिए। सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए सबसे पहला है शासन और प्रशासन का कोई रूप नहीं। ये जो समाज है, जटिल समाज और उनके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु नगरीकरण, इसका ये है कि नगर बसे, घर बसा, प्रबंधन हुआ, जल निकास व्यवस्था आई। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? सभ्यता के लिए। विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल का इस्तेमाल किए, पत्थर धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, आभूषण और उपकरण बनाना स्टार्ट कर दिए, व्यापार करना चालू कर दिए, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर, एक स्टेट में या उसी स्टेट के अंदर कई प्लेसेस पे सामान भेजना करना स्टार्ट कर दिए। लेखन का कोई रूप नहीं। अभिलेखों को रखने और संवाद रखने के लिए आवश्यक जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, ठीक है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार क्या हो सकते हैं? कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराएं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। कृषि उत्पादन करने लगे, जो गांव ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी कृषि होने लगा। तो ये आपका जो ये पूरा है टॉपिक आपका, ये सभ्यता में होना जरूरी है, तभी पता चलता है कि सभ्यता हमारी है क्या। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आज विश्व के अधिकांश समाज में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है, सही बात है। लेकिन इस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? ये तो सब हम लोग देख लिए, लेकिन उसमें अभी तक कहीं नहीं लिखा कि सभ्यता का आरंभ कब हुआ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कब आरंभ हुआ।
विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया मतलब आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जिसे जाना जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में इराक और सीरिया है, ठीक है, उस क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते थे। वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपका पता चलता है कि आपका 6000 वर्ष पहले इस सभ्यता का आरंभ हुआ है। आप इन सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। गांव से नगर, गांव से नगर कैसे बने? पहले गांव बना, फिर नगर बना, फिर स्टेट बना, तो ऐसे जो है आपका बनता चला गया। ठीक है, एक एक करके कैसे बनता गया, ये सब हमारा बनता चला गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बना। ठीक है, तो देखिए पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। भारत और पाकिस्तान से पंजाब जो विभाजित हुआ और सिंध अब पाकिस्तान में है, मतलब सिंध पाकिस्तान में है कि विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती थी। सिंधु नदी के इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया गया। इन मैदानों की पूर्वी दिशा में कुछ शताब्दियों पहले, मतलब बहुत शताब्दियों पहले, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ शताब्दी पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। या 3500 वर्ष पूर्व के पहले की बात है कि इस पूरे क्षेत्र में नगर गांव में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600, ठीक है, पूर्व से बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमय के कारण नगर और महानगर में परिवर्तित हो गए। तो ये है आपका कि कैसे नगर महानगर में बदले। कौन कौन सी हैं? वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, अर्थात यमुना जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक बड़ी है और जो छोटी छोटी हैं आके इसमें मिल जाती हैं, ठीक है, इसमें मिल के आपका बहने लगती हैं, तो वो आपकी सहायक नदियाँ होती हैं। अब यहाँ से देखिए, इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते थे? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि लगभग एक शताब्दी पहले 1920 से लेकर 1921 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। क्या था? उत्खनित नगर था। कौन सा था? पाकिस्तान। ये देखिए मैप है। सरस्वती नदी, यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये है धौलावीरा, आपका कहाँ पर है? पंजाब में है। हड़प्पा गुजरात में, कालीबंगा सिंध, मोहनजोदड़ो हरियाणा और राखी गढ़ी आपका राजस्थान में है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंध और उसके 5 सहायक नदी को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए थे। जो आपका हड़प्पा नगर हुआ था, मोहनजोदड़ो, ये कहाँ था? सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ था। सरस्वती नदी जिसे आज हम धग्गड़ और पाकिस्तान में हाकरा, ठीक है, धग्गड़ और हाकड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी बहुत पहले पुरास्थल में मिले हैं। ठीक है, वो भी पुरास्थल, मतलब जब आपका खुदाई होने लगा तब वहाँ से मिले हैं। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ किसमें किया गया है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 मतलब अध्याय 7 जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ये पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में और हम डिटेल पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। हर एक चैप्टर को समझने के लिए आपको पुराना चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। तो यही है कि आपका ये इनका और इनका, हाँ, ये कब से चालू हुआ था? 1924 में इनका विकास हुआ था। सिंधु नदी के मैदान में बहुत सा पुरास्थल मिले हैं। इसके कार्य है कि इस सभ्यता का जो आरंभ है वो सिंधु घाटी सभ्यता से की सभ्यता कहा गया है। मतलब सिंधु नदी में जब पुरास्थल के बहुत सारे चीज़ वहाँ पे मिले हैं, तो इसी से ये पता चलता है कि इस सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता उसको कहा जाता है। बाद में क्या हुआ कि वो धौलावीरा गुजरात में, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो सब आपका खुदाई में आपका मिला है। ठीक है, इस प्रकार की जो खोजें आज भी जारी, मतलब खोज आज भी चल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ सामान जो है पूरा स्थल के वो मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम देख लेते हैं
अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगर में चौड़ी सड़क थी जो समानतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख थी। अधिकांश नगर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी और नगर के दो विशिष्ट भाग मिले थे। ऊपरी और अभिजात वर्ग के लोग वहाँ पे रहते थे और निचला जो है वहाँ पे साधारण वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, मतलब कि जो नगर थे वहाँ पे किलेबंदी हुई थी। हाँ, और वहाँ पे दो भाग खुले थे। कौन सा? ऊपरी और अभिजात, मतलब ऊपरी जो था ऊपर के, हाँ, वहाँ पे अभिजात लोग रहा करते थे और जो आपका नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे आपके साधारण लोग रहते थे। लेकिन कुछ बड़े भवन का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे गोदाम और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए। हाँ, कोई बड़े बड़े सामान को रखने के लिए उसका उपयोग करते थे। कुछ संरचनाओं का निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महा स्नानघर एक छोटा और विस्तृत स्नानघर है। इसका आकार कितना है? 12x7 मीटर। ठीक है, इसका ऊपरी जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री मतलब डामर के रूप में प्रकृति बिटुमन की परत चढ़ाई गई थी। मतलब कि वहाँ पे पानी का से कुछ नुकसान ना हो तो उसकी परत चढ़ाई गई थी। स्नानघर के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे और उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है और समय समय पर स्नानघर के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इसी स्नानघर को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपका स्नानघर के लिए मिला है। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ मिला हुआ है स्नानघर में। देखिए ये है, ये कहाँ का है? ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? मतलब ये बना तो क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या होगा? सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानघर, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानघर, या धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले स्नानघर। हालांकि पहली व्याख्या जब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानघर बने हुए थे। यहाँ की जो जितने भी नगर थे उसमें हर में आपका स्नानघर आपको मतलब बने हुए मिले थे। जल प्रबंधन, हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानघर हुआ करते थे, मतलब सबके घर में अलग अलग स्नानघर होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुएं में पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास में झरने और मानव निर्मित जलाशय में पानी लेते होंगे। धौलावीरा में जो कि गुजरात में कच्छ के रन पर है, 73, ठीक है, 73 मीटर लंबा सबसे पुराना जलाशय मिला है। सबसे लंबा जलाशय मिला है, यही देखिए, यहाँ सीढ़ी से आने का है और ये है। चलिए अब यहाँ पे आइए, हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा वासी क्या खाते थे। हड़प्पा वासी जो हैं वो अनेक किस्म की सब्जियां, जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा, कभी कभी धान, हाँ, अनाज की खेती करते थे। और यूरोसिया में कपास उगाने के लिए भी वे सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के लिए कई उपकरण बनाए थे। और वो, ठीक है, चलिए ये देखिए आपका ये हल है, एक टाइप का ये हल है, ये खेती करने के लिए उपकरण बनाए थे। अब चलिए यहाँ पे आइए, हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा वासी ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला। मछलियों के लिए वे नदियों, समुद्रों पर डिपेंड थे। हाँ, खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियाँ और मत्स्य जीवाश्म में भी इसका पता चला है। तो यही वो खाते थे। सक्रिय व्यापार क्या है कि हड़प्पा वासी न केवल अपनी सभ्यता में बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यता और संस्कृति के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। मतलब वो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी वो, हाँ, वो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बिजनेस करते थे। किस किस चीज़ का करते थे? वही जो अभी आपने पढ़ा है कि सोने, कपास, खाद्य वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करते थे। हाँ, आपका मोती हो गया, और ये देखिए चूड़ियाँ, हाँ, ये सब चूड़ियाँ, तो ये सब आप हाँ डिटेल में कहानी के रूप में पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका यही सब मेन है कि आपका सक्रिय, मतलब वो व्यापार किस किस चीज़ का करते थे। शंख देखिए, चूड़ियाँ हो गया, मोती हो गया, बहुत सारे आभूषण वगैरह, पत्थर, हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ का वो कार्य करते थे। आइए हम लोग पता लगाते हैं। देखिए, उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों से अपने जो सामान है वो भेजते थे, मतलब रास्ते से और आपका समुद्र से
जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाया करता था। ये चीज़ है इसमें। और गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती है लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के मैदान से थोड़ी सी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसे संरचना अवश्य ही रही होगी। तो मतलब ये जब खुदाई हुआ गुजरात में, तो वहाँ पे एक छोटी सी बस्ती में 217 मीटर लंबा 36 मीटर चौड़ा एक आपका विशाल बेसिन मिला है। तो वहाँ पर क्या लोग करते थे, फुटबॉल मैदान में आराम से खेलते थे। ठीक है, तो ये वहाँ पे मिला है। प्राचीन जीवन, ठीक है। क्या क्या सामान मिला, ये देखिए, ये इस टाइप का सामान मिला। एक कांस्य का एक पक्की मिट्टी का पात्र मिला। भार तौलने के लिए कुछ पत्थर मिले, ये देखिए। और एक कांस्य छेनी मिला, मतलब जो पत्थर को तोड़ने वाला मिलता था। ये देखिए, लोग चेस टाइप का खेलते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हड़प्पा के मतलब खुदाई में मिली हैं। ये प्राचीन जीवन के बारे में ये चीज़ बताया गया है। ये देखिए किस प्रकार का सामान मिला, एक छोटी मूर्ति मिली। और ये सब आपके सामान जो हैं ये सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं जो कि आपके खुदाई से मिली हैं। ठीक है, ये अब देखिए अंत अथवा नई शुरुआत। अंत अथवा नई शुरुआत क्या है कि 1900 सन पूर्व में के आसपास इस सिंधु सभ्यता में कि सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हुआ, क्योंकि उसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए और कोई निवासी वहाँ रहे भी तो उन्होंने परिवर्तन वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार और प्रशासन सब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे वस्तुओं के रूप में बिखर गए, इसीलिए उसका अंत हो गया। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट कर गए, क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुँच कर प्रदान करती थी। क्या यही सब काम वो करते थे। अब इस सभ्यता के पतन का क्या कारण था, ये जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ। इसका पतन कैसे हुआ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बहुत साल पहले का बात है। बहुत साल पहले यह सोचा गया कि युद्ध और आक्रमण जो है इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध और आक्रमण के कोई निशान नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब ये इसका जो पतन हुआ यह सोचा गया कि हो सकता है कि युद्ध हुआ हो, उससे ये सब खत्म हुआ हो, लेकिन युद्ध और आक्रमण के वहाँ पे कोई निशान नहीं पाए गए हैं। और हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे, मतलब खुदाई में वहाँ पे कोई हथियार वगैरह भी कभी नहीं मिले। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि मतलब सांस्कृतिक वगैरह जो भी वहाँ की थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत प्यार से रहा करते थे। यद्यपि नगर लुप्त हुए, लेकिन हड़प्पा की जो संस्कृति है और प्रौद्योगिकी अधिकांशतः अभी तक है और भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच चुकी है। इसके बारे में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं। सिंधु हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के लिए सुनियोजित नगरों का निर्माण किया है। उपजाऊ कृषि में नगर को किसी प्रकार की फसलें प्राप्त हुई हैं और इस सभ्यता का जो जलवायु है उससे संबंधी पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। ठीक है, तो यही आपने पढ़ा है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार डिटेल पढ़िएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैंने वो आपको समझा दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस उतना ही। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।